हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं ग्रिफिन का 3rd एपिसोड लेकर आई हूँ। इस एपिसोड की कहानी बैकग्राउंड से शुरू होती है, जहाँ पे हम देखते हैं पेट्रा जॉब से घर आती है और देखती है कि काल दोनों बच्चों को क्रॉनिकल किताब, डार्क टावर और ग्रिफिन के बारे में बता रहा है। ये सारी चीजें बच्चों के लिए सेफ नहीं थी, काफी डरावनी थी, उन पर बुरा असर हो सकता था। इसीलिए पेट्रा काल को इस बारे में पूछती है और किताब को फेंकने कहती है, लेकिन काल उसे बताता है कि ये सारी बातें सच है और मार्क और थॉमस को ये सारी चीजें जानना जरूरी है। फिर वो पेट्रा को डार्क टावर के बारे में समझाने लगता है, लेकिन पेट्रा को ये सारी चीजें फेक लग रही थी। उसे लगने लगता है कि काल की दिमागी हालत ठीक नहीं है और इसीलिए उनका रिलेशन भी खराब होने लगता है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं मार्क अचानक से टेलीपोर्ट होकर अपने बेडरूम में आता है और मेमो वहीं पर रह गया था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मार्क को आवाज लगाने लगता है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। तो यहाँ पर मार्क क्रॉनिकल खोल के गेट के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगता है और फिर से आंख बंद करके उसी जगह जाने का ट्राई करता है, लेकिन उतने में ही वहाँ पे पेट्रा आती है और मार्क को थॉमस के बारे में पूछती है कि थॉमस ने अभी तक कॉल नहीं किया, क्या तुम सच में उसके साथ थे? तो मार्क बताता है कि वो उसी के साथ था और वो स्टोर में ही है, कल सुबह कॉल करेगा। तभी पेट्रा की नजर उस बुक पर जाती है और वो तुरंत किताब लेने जाती है, लेकिन मार्क गुस्से में उससे किताब छीन लेता और कहता है कि ये मेरी किताब है। अब मार्क ये किताब पढ़ रहा था, ये देख पेट्रा काफी टेंस हो जाती है कि कहीं थॉमस और काल की तरह ये भी पागल ना हो जाए, और तभी मार्क बैग पैक करने के लिए लगता है। ये देखकर पेट्रा सीधा रूम में उसे लॉक कर देती है। अब मार्क गुस्से में चिल्लाने लगता है कि उसे जाने दो और गुस्सा करने लगता है। धीरे धीरे वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। वही सेम टाइम पे इसके चीखने के कारण हम डार्क टावर में देखते हैं, जो स्टोन स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे काफी भूकंप आने लगते हैं। वो वॉल हिलने लगती है और देखते ही देखते पूरी वॉल टूट जाती है और वॉल के उस तरफ एक बहुत ही बड़ी केव थी। प्रीस्ट और बाकी सारे मॉन्स्टर्स केव के सामने झुक जाते हैं, यानी कि इस केव में ग्रिफिन कैद था जो अब आजाद हो गया है। प्रीस्ट उसके सामने झुककर कहता है कि आप आराम करें फादर, मैं आपके लिए एक ह्यूमन स्लेव लेकर आता हूँ ताकि उसके जरिए आप बात कर सकते हो। वही अगले दिन सुबह पेट्रा डॉक्टर पीटर को कॉल करके बताती है कि मार्क की हालत ठीक नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा है और उसके पास क्रॉनिकल किताब भी है, इसलिए उसने मार्क को लॉक कर दिया है। इसके ऊपर डॉक्टर पीटर पेट्रा के ऊपर गुस्सा होते और उसे सुनाते हैं कि वो किताब उसके पिता की आखिरी निशानी है, इसीलिए किताब फेंकना सही नहीं होगा और उसका गुस्सा करना, भड़कना ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है जो कि नॉर्मल है, उसे सही होने में टाइम लगेगा और उसे मार्क को छोड़ने के लिए कहते हैं। अब पेट्रा को टेंशन था कि मार्क भी अपने पिता की तरह ही हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर उसे काफी समझाते हैं कि अभी फिलहाल के लिए मार्क को जाने दे और वो मार्क को जाने देती है। अब मार्क सीधा वहाँ से चर्च आता है और सीक्रेट डोर ओपन करके सीधा डार्क टावर इस दुनिया में आता है और अपने आसपास मेमो को ढूंढने लगता है, लेकिन मेमो वहाँ पे नहीं था। उसे मेमो का लिखा हुआ एक मैसेज मिलता है कि वो आगे जंगल में निकल गया है, ज्यादा दूर नहीं, आसपास ही होगा। अब मार्क सोचने लगता है कि मेमो को कैसे ढूंढे। पहले तो उसे थॉमस को ढूंढना था और अब मेमो को, और तभी उसे एक आइडिया आता है और वो सीधा अपने कॉलेज जाता है और बेकी से मिलता है। पहले तो बेकी उससे बात नहीं करती, इसलिए मार्क उससे माफी मांगता है उसके बिहेवियर के लिए और बेकी भी उसे माफ कर देती है। फिर मार्क उसे बताता है कि मेमो डार्क टावर में फंस गया है, वो उसको बचाने के लिए उसी दुनिया में जा रहा है, लेकिन डोर सिर्फ इसी साइड से ओपन हो सकता है। इसके बाद मार्क क्रॉनिकल बुक बेकी को दे देता है और बताता है कि ये किताब उसके माँ को दे और कल उनको लेके ठीक 8 बजे मार्टिन चर्च में आके गेट ओपन करना, ताकि मैं और मेमो वापस इस दुनिया में आ सके। गेट ढूंढने का तरीका और ओपन करने के सारे इंस्ट्रक्शन इस लेटर में लिखे हैं। मार्क फिर से उस काल्पनिक डार्क टावर की बात कर रहा है। ये देख बेकी अपसेट हो जाती है, लेकिन फिर भी किताब ले लेती है और उसे हेल्प करने के लिए रेडी होती है। फिर मार्क चर्च जाता है और गेट ओपन करके डार्क टावर में आ जाता है। फाइनली काफी चलने के बाद वो एक टॉप हिल पे आ जाता है। वहाँ पे पूरे डार्क टावर का नजारा उसे दिखता है। दूर दूर तक टेरेंस थे, नीचे काफी घने घने जंगल थे और बहुत दूर बड़े बड़े पिलर्स थे जो आसमान तक जाते थे। मार्क ने अपने साथ 2 स्पीकर लाए हुए थे, वो उसमें लाउड म्यूजिक लगाने लगता है ताकि मेमो को एक सिग्नल मिलकर वो भी हील पे आ जाए, लेकिन ये आवाज हील के नीचे खड़े स्लेव हंटर सुन लेते हैं और उसके पीछे आने लगते
देखते हैं। वही डार्क टावर में हम देखते हैं स्लेव हंटर ने काफी लोगों को पकड़ के रखा था और यहाँ पे प्रीस्ट इन लोगों में से किसी एक को ग्रिफिन की आवाज के लिए चुन रहा था, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं था और इस प्रोसेस में काफी लोगों की जान भी जाती है। तभी प्रीस्ट को डैनिश नाम का एक लड़का मिलता है। अब डैनिश इनसे डील करता है कि वो इनके साथ जाएगा और हमेशा वफादार रहेगा। इसके बदले में उसके परिवार को ऊपर ग्रास लेवल में मार्टिन्स कोड में जिंदा छोड़ दे। अब प्रीस्ट भी रेडी होता है और उसके परिवार को छोड़कर बाकी सारे लोगों को मारने के ऑर्डर देता है और डैनिश को इनके साथ लेकर सेलेस्टियन प्लेन यानी सबसे ऊपर जहाँ पे ग्रिफिन की केव थी वहाँ पे लेके जाता है। तो यहाँ दूसरी जगह बेकी सारा को क्रॉनिकल दिखाती है। उसमें डरावने क्रीचर, मॉन्स्टर की जानकारी, ड्राइंग, ये सब कुछ देख के बेकी और सारा दोनों भी काफी डर जाते हैं और सारा उसे बोलती है कि ये नॉर्मल नहीं है, मार्क तुम्हें पसंद करता है और उसने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है, ये अजीब बात है। इसके पहले कि कुछ गलत हो जाए हमें मार्क के माँ को इसके बारे में बताना होगा, लेकिन बेकी उसे रोकती है। वो मार्क को एक चांस देना चाहती थी। अगर वो सच बोल रहा है तो ये जगह और मॉन्स्टर रियल हो सकते हैं। अब प्रूव करने के लिए इनको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना था। इस बुक में एक नाइटमेयर फ्लावर के बारे में लिखा हुआ था जो मरा हुआ रहता है, लेकिन डिस्टिल वाटर से वो फूल फिर से जिंदा हो जाता है। इस फ्लावर में एक डरावना क्रीचर रहता है, उसका नाम नाइटमेयर मॉन्स्टर है। अब पिछले कुछ पन्नों में इन्हें ये फ्लावर छुपाया हुआ मिलता है और बेकी और सारा ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसके घर जाते हैं। रास्ते में इन्हें बेन मिलता है और वो तीनों बेकी के घर आते हैं और क्रॉनिकल में जैसे स्टेप दिए हैं वैसे ही कुछ बूंद उस फूल पे डालते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अब इससे सारा बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, ये सब कुछ बकवास है। अब हमें मार्क के माँ को ये बताना होगा, लेकिन बेकी अभी भी कंफ्यूज थी। वो सारा को कहती है कि एक्चुअल में मार्क ने ये किताब खुद उसके माँ को ही देने कही थी और कल रात 8 बजे मार्टिन्स चर्च में आके गेट ओपन करने के लिए कहा था। सो मैं अभी उस सीक्रेट जगह जाके चेक करूंगी कि एक्चुअल में वहाँ पे कोई गेट है या नहीं। गेट की बात झूठ निकलने पर वो खुद ये किताब अपने पिता को दे देगी जो मार्क के डॉक्टर है। अब ना चाहते हुए भी सारा और बेन को बेकी के साथ चर्च में जाना पड़ता है और ये लोग उस फूल को एक ग्लास में डाल देते हैं। डार्क टावर में हम देखते हैं प्रिंस डैनिश को एक थ्रोन पे बिठा देता है। तभी थ्रोन के पीछे जो केव थी उससे ग्रिफिन के बड़े बड़े डरावने हाथ बाहर आते हैं, जिसमें काफी बड़े बड़े नाखून निकले हुए थे और हाथ पूरा काला था। देखते ही देखते वो अपनी उंगलियां डैनिश के पीठ में घुसा देता है। डैनिश तड़पने लगता है और अचानक से वो ग्रिफिन के कंट्रोल में आ जाता है और ग्रिफिन उसके जरिए बात करने लगता है। दूसरी जगह मार्क हिल पे छुपा हुआ था और वहाँ पे काफी सारे स्लेव हंटर आते हैं और मार्क का स्पीकर देखने लगते हैं और तभी उन्हें मार्क छुपा हुआ दिखता है और सब उसके पीछे जाते हैं। वही मार्क पीछे जंगल में भाग रहा होता है और तभी अचानक से उसके सामने एक इंसान आ जाता है जिसने अपना चेहरा और बॉडी छुपा के रखी हुई थी। वो मार्क के पास आके उसके फेस पे कुछ लिक्विड लगाता है और सेम लिक्विड आसपास के पेड़ों में भी लगाता है और फिर इशारों में उसे फॉलो करने कहता है। ये लोग कुछ पत्थरों के नीचे छुप जाते हैं और तभी सारे हंटर इन्हें आसपास ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो इन्हें ढूंढ नहीं पाते और लौट जाते हैं। अब इनके जाने के बाद मार्क उस इंसान को थैंक्स कहता है और पूछता है कि क्या वो उसकी भाषा समझ सकता है। इस पर जवाब आता है, बेवकूफ, मैं तुम्हारी भाषा बोल सकता हूँ। और वो मास्क निकालता और हम देखते हैं ये और कोई नहीं मेमो था जो कि काफी अलग दिख रहा था। उसके कपड़े अलग थे, उसकी बियर्ड आ गई थी और बड़े बड़े बाल थे। मार्क उससे पूछता है कि एक दिन में तुम्हारी इतनी बड़ी दाढ़ी और बाल कैसे बढ़ गए। तो मेमो कहता है, एक दिन? अरे भाई 3 हफ्ते हुए हैं मुझे यहाँ ट्रैप होके। अब दोनों भी एक दूसरे की वॉच देखते हैं तो दोनों की भी टाइमिंग अलग थी। तब इन्हें पता चलता है कि यहाँ टावर में टाइम फास्ट चलता है। बाहर की दुनिया में एक दिन यानी इस दुनिया में 3 हफ्ते, और इन 3 हफ्तों में मेमो यहाँ पे सरवाइव कर गया था। अब डार्क टावर से जाते वक्त मार्क मेमो से पूछता है कि तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले। तो मेमो बताता है कि यहाँ आसपास छोटे मोटे गांव है। एक बंजर गांव में उसे खाने पीने का सामान और कपड़े मिले। उन लोगों का शिकार किया जाता है और बचे लोगों को स्लेव के लिए लेके जाते हैं। अब यहाँ पे मार्क बताता है कि उसने बेकी को कल गेट ओपन करने के लिए कहा है, लेकिन मेमो कहता है कि कल यानी उस दुनिया में तो एक दिन होगा, लेकिन यहाँ पे हमें 3 हफ्ते गुजारने होंगे। यहाँ पास में ही एक सेफ हाउस है और हम वहाँ पे वेट कर सकते हैं। लेकिन मार्क को ऐसा लग रहा था कि बेकी शायद आज भी आके गेट ओपन कर सकती है। तो मेमो कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें 3 हफ्ते रुकना पड़ेगा और उतने समय के लिए इनके पास खाना पीना नहीं है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात वो गेट के पास जाके देखेंगे। अगर बेकी नहीं आती तो मेमो के कैंप जाएंगे जहाँ पे इनको खाना पीना मिल सकता है। इनकी बातें चली रही थी तब इन्हें बहुत भीड़ की आवाज सुनाई देती है। ये लोग हील से
नीचे देखते हैं तो वहाँ हंटर स्लेव को मारते हुए उनसे माइनिंग का काम कर रहे होते हैं। बड़े बड़े पत्थर ये लोग लेके जा रहे थे और तभी उनकी नजर एक स्लेव पे पड़ती है जो और कोई नहीं बल्कि थॉमस था। थॉमस की हालत बहुत ही खराब हुई थी, वो बहुत ही डरा हुआ था। ये देखकर मार्क काफी हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ आने से पहले थॉमस काफी बहादुर था। वो ग्रिफिन को मारने की बात किया करता था, लेकिन आज स्लेव हंटर के बीच में ही वो अटक गया था। अब मेमो उसको बचाने जाने वाला था, लेकिन मार्क उसे रोकता और कहता है कि हम बिना प्लान के नहीं जा सकते, हमें उनका पीछा करते रहना चाहिए ताकि उनके लोकेशन तक हम जा पहुंचे। ये लोग निकल ही रहे थे, लेकिन तभी एक हंटर इनको देख लेता है और सबको बताता है। अब सारे हंटर इनके पीछे पड़ जाते हैं और ये लोग भागने लगते हैं। अब काफी भागने के बाद ये लोग हील के कॉर्नर पे आके फंस जाते हैं। चारों तरफ ये हंटर थे और दूसरे साइड पे खाई थी। अब मेमो चाकू दिखा के सबको डराने की कोशिश कर रहा था, तो वही मार्क को अचानक से उसके पिता का विजन आता है जो उसे बताते हैं कि कई बार ना लड़ना ही सबसे बहादुरी का काम है। अब मार्क को कुछ आइडिया आता है और वो पीछे खाई में देखता है और फिर मेमो को पकड़ कर कहता है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा और उसको लेके सीधा नीचे जंप मारता है। मेमो डर के मारे जोरों से चीखने लगता है, लेकिन मार्क शांत था और वो आंखें बंद करके उसका बेडरूम इमेजिन करने लगता है और अगले ही पल में सीधा मेमो के साथ वो बेडरूम में टेलीपोर्ट हो जाता है। दोनों भी बच गए थे। ये देख मेमो काफी खुश हो जाता है और चिल्लाने लगते हैं। इनकी आवाज सुन के पेट्रा ऊपर आती है और दोनों को देख उनसे पूछती है कि तुम कहाँ गायब हो गए थे, क्योंकि मेमो के पिता उसे ढूंढ रहे थे। तो मार्क बताता है कि मेमो उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया था, इसीलिए वो घर नहीं गया। तो यहाँ दूसरी जगह बेकी, बेन और सारा चर्च में पहुँच गए थे, जहाँ पे डायरेक्शन देखते हुए बेसमेंट वाले चेम्बर में आ जाते हैं और बुक में जैसे इंस्ट्रक्शन दिए थे वैसे ही बेकी वो प्लेनेट के रॉक्स प्रेस करती है, लेकिन डोर ओपन ही नहीं होता। दरअसल यहाँ एक प्रॉब्लम थी। लास्ट बटन जो रॉक दबा रही थी उसकी जगह सेंटर का प्लैनेट होता है। बेकी को लगा वो सन है, इसीलिए वो सन का बटन दबाती है, बट एक्चुअल में मून का बटन दबाना था। अब डोर ओपन ही नहीं हो रहा। ये देख तीनों भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि मार्क की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए निराश होकर ये तीनों भी चर्च से बाहर आने लगते हैं। लेकिन तभी सामने 3 पुलिस आ जाते हैं जो इन तीनों को अरेस्ट करते हैं चर्च में ट्रेसपासिंग के लिए। अब रात में पेट्रा मेमो को छोड़ने घर आती है। अब जाते वक्त मेमो मार्क को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और बताता है कि हम थॉमस को ढूंढ कर रहेंगे, अगले दिन स्टोर में मिलना और भूलना मत तुम्हारे पास सुपर पावर है। वही दूसरी जगह रात में मार्क बेकी को मैसेज करता है कि मेमो मिल चुका है, उसे अब चर्च जाने की जरूरत नहीं है, वो अगले दिन कॉलेज से बुक कलेक्ट करेगा। और तभी हम बेकी के टेबल पे उस फूल को देखते हैं जो पानी में रखने के कारण फिर से जिंदा हो चुका था और धीरे धीरे ओपन होने लगता है। उसके अंदर का अजीब सा क्रीचर भी बाहर आने लगता है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक रुके हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में हाय कहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही मजेदार मूवीज और सीरीज लाते रहती हूँ।